बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक नंबर है 15.9 और टॉपिक का नेम है ट्रांसफार्मर। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप सब स्टूडेंट्स इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अब क्वेश्चंस का ये कहना होता है कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हमसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? सर क्या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यू भी आ सकता है? अगर आ गया तो सर हम एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें? सर अगर ये लॉन्ग आ गया तो बुक वाला सारा हमें लिखना पड़ेगा। सर काइंडली निशान लगवा दें। ये बच्चों को टेंशन होती है, तो मेरी बात गौर से सुने। अगर ये लॉन्ग आता है ना तो जो कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, मेंशन कर चुका हूँ, यही का यही आप बोर्ड के पेपर में लिख के आपको बोर्ड वाले पूरे नंबर देंगे, ये मेरी गारंटी है। वो जितना मर्जी जोर लगा लें, यहाँ से शॉर्ट बना लें, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पूछ लें आपसे, आपको वो आता होगा। बस शर्त यह है कि आप यहाँ से लेक्चर तैयार कर चुके हो। हम हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। 30 मिनट्स के अंदर बैठे बैठे इंशाल्लाह ये आपको टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ये जो हम मेहनत करते हैं ना, सारी चीज़ें आपको तरतीब से हर एक चीज़ डिटेल में बताते हैं, ये सिर्फ आपके लिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, आप आगे बढ़ जाएं, आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। बदले में हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई पैसे की डिमांड की है कभी? नहीं ना। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप कहीं से भी कंपेयर कर लें, कोई आपको इतनी चीज़ें डिटेल में नहीं बताएगा। 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे। हमने कभी आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं है, हर एक चीज़ डिटेल में आसान से आसान करके आपको समझाई है। बस एक छोटी सी हम आपसे रिक्वेस्ट करते होते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बस यही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। इसके अलावा हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगते। दुआ कर दिया करें, बाकी इंशाल्लाह आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। एक चैप्टर सिर्फ रह गया, वो भी आपको कवर करवा देंगे। सही है, टेंशन नहीं लेनी, बस करने वाले बढ़े, आगे बढ़े। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, प्यार मोहब्बत दिखाया करें। इतने छोटे छोटे आपके दिल हैं, बड़ा करें थोड़ा सा। हर एक स्टूडेंट अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेगा और सब्सक्राइब करवाएगा, ये आपका हक बनता है। या अल्लाह ये तमाम स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट अगर 10-10 सब्सक्राइबर्स दिलवाता है तो या अल्लाह इनके फिजिक्स में इस बार पूरे नंबर आ जाएं। या अल्लाह तू हमारी दुआ कबूल हम कबूल फरमा, आमीन। लो जी, दुआ मैंने कर दी है, अब आपकी मर्जी है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की स्टेटमेंट, डेफिनेशन। 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। ये देख रहे हैं हाल, गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बस प्यार मोहब्बत दिखाएं इस बार, लाजमी। चैनल के सब्सक्राइबर्स ऐसे जाने चाहिए ऊपर, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट या डेफिनेशन कहते हैं ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू चेंज अ गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर ईएमएफ। चाहे आप वोल्टेज का वर्ड यूज़ करें या ईएमएफ का, एक ही बात है। दोनों बातें आपको समझा चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो कहते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए भाई? चेंज अ गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू अ लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या मतलब? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कहता है ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज कर देती है, या बढ़ा देती है या कम कर देती है। लो जी, खत्म डेफिनेशन। अब इसको शॉर्टकट आप कैसे याद रखेंगे? देखें, इंक्रीज और डिक्रीज इनपुट वोल्टेज। भाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी बला है, डिवाइस का नाम है, जो या तो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देगी या कम कर देगी, या बढ़ा देगी या कम कर देगी। ये ट्रांसफार्मर है। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर? अब भाई ये ट्रांसफार्मर किस उसूल पे वर्क करता है? प्रिंसिपल इसका क्या है? ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आपसे और एमसीक्यू भी बन के आ सकता है। याद रखिएगा, शॉर्ट में भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर और एमसीक्यू भी बन के आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी और टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन। याद है ना? उसमें 2 कॉइल्स थी। ये उसी की एप्लीकेशन है, ट्रांसफार्मर उसी की एप्लीकेशन है। इसमें भी 2 ही कॉइल्स होंगी। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था कि प्राइमरी कॉइल में आप छेड़पंगा कर रहे थे, करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, वो भी चेंज हो रहा था, साथ रखी हुई कॉइल में भी चला गया था। वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में जो था, क्या पैदा कर रहा था? ईएमएफ। और जहां ईएमएफ होती है वहां पे इंड्यूस करंट होता है। और फिर उसी इंड्यूस करंट की हमने लेंस ला के अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी निकाली थी। ये वो सारी बातें जो पीछे पढ़ा के आया हूं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा म्यूचुअल इंडक्शन का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो टॉपिक देखें।
फिर इस टॉपिक की तरफ आए, ये आपको फिर बैठे बैठे ऐसे समझ आ जाएगा। तो उसी म्यूचुअल इंडक्शन को आप मेंशन करेंगे इसके प्रिंसिपल में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं प्रिंसिपल में, मैं लिखूंगा जी जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है जी यहां तक। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात करता हूं, ऐसे तरतीब से एक चीज मेंशन करते जाएंगे, अभी बैठे बैठे आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। एंड पे इसको नोट कर लीजिएगा, टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, अभी आप समझें। अगली बात करते हैं ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है। तो याद रखिएगा ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अब इसमें मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक मिनट लिखना बंद कर दें, पहले सुने। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको कॉइल नजर आ रही है ना, कॉइल, इसको कहेंगे प्राइमरी कॉइल, इसको नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी कॉइल का, सही है। और ये जो आपको कॉइल नजर आ रही है राइट साइड पे, इसको नाम देंगे, अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है पहले, सेकेंडरी कॉइल का। और ये जो दो लाइनें बीच में नजर आ रही हैं इसको बोलते हैं आयरन कोर, आयरन कोर, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अब कुछ बच्चे ना यूं याद रखते हैं, कहते हैं जो लेफ्ट साइड पे कॉइल होगी ना उसको कहेंगे हमेशा प्राइमरी, और जो राइट साइड पे कॉइल होगी उसको कहेंगे हमेशा सेकेंडरी। ये नहीं याद रखना, ये तरीका गलत है याद रखने का। आप ये याद रखें कि प्राइमरी कॉइल वो होगी चाहे वो उस साइड पे हो चाहे इस साइड पे हो, बस प्राइमरी कॉइल वो होती है जहां पे आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। जिस कॉइल पे इनपुट आप दे रहे होंगे ना, इनपुट आप दे रहे होंगे, वही डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी, प्राइमरी कॉइल होगी, बस। और आप ये भी याद रखें, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो उस तरफ हो, सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल होगी जहां पे आपको क्या मिलेगी, आउटपुट। जहां आप आउटपुट ले रहे होंगे ना, बस वही आपके पास क्या होगी, सेकेंडरी कॉइल होगी। इस तरह से आपने याद रखना है, जहां इनपुट दे रहे होंगे वो प्राइमरी कॉइल होगी, चाहे वो इस साइड पे हो चाहे वो इस साइड पे हो। जहां पे आप आउटपुट ले रहे होंगे वही आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात करने लगा हूं। सपोज करें आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आपके साथ शरारत कर सकता है कि ये दो लाइनें बीच वाली हटा दे, आयरन कोर, और आपसे कह दे कि बताओ ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है कि नहीं है। इस तरह से अब वो आपसे पूछे कि बताओ, ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि बताओ ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है कि नहीं है। तो आप कहेंगे यस, आप कहेंगे ये भी ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये ना सोचने बैठ जाना वहां तो दो लाइनें थी, याद रखें ये निशानियां, हर एक चीज आपको क्लियर कर देंगे। अब बीच में अगर आयरन कोर नहीं है तो फिर क्या है यहाँ पे, एयर, बस ये फर्क है। यहाँ पे फिर बीच में क्या है, एयर, तो ये भी ट्रांसफार्मर का सिंबल है। क्लियर। लो जी, ये साइड तो आपको सारी समझ आ गई। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो ये भी ट्रांसफार्मर ही है, वो भी ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इसको भी याद रखिएगा, आपकी बुक में नहीं लेकिन याद रखेंगे। और ये है असल डायग्राम आपकी बुक वाली। तो ये भी ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या है, ये देखें आयरन कोर, और ये क्या है प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है इस साइड पे सेकेंडरी कॉइल, तो वही चीज है, ठीक है। अब जरा गौर से इसको स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी कॉइल मैंने क्या बताया कि वो होगी जहां पे इनपुट सिग्नल देंगे। तो ये देखें, ये प्राइमरी कॉइल इसीलिए है क्योंकि यहां पे इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है। ये कैसा सिग्नल है जी, ये एसी सोर्स है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, एसी सोर्स। ये एसी सोर्स है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, चेंज होने वाला। तो यहां पे आपने प्राइमरी कॉइल पे क्या कर दिया, एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। मतलब यहां पे आप क्या दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इनपुट सिग्नल। ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। देखिए पहले पॉजिटिव करंट है, फिर यहां से क्या हो गया, नेगेटिव, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसीलिए कह रहे हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट का मतलब चेंजेबल, सही है। तो इनपुट सिग्नल आपने यहां पे दे दिया है, क्या है जी, इनपुट सिग्नल। लो जी, बारिश स्टार्ट हो गई है, लाइट चली ना जाए। इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल पे, ठीक है। तो अब यहां से करंट गया, करंट क्या है जी, आईपी। आईपी का मतलब क्या है, प्राइमरी करंट। प्राइमरी कॉइल का करंट आईपी से उसको डिनोट कर देंगे। अब जब ये करंट जाएगा प्राइमरी कॉइल से पास करेगा, ये उसके लूप्स बने हुए ना प्राइमरी कॉइल के, तो क्या हो जाएगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो भी चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो जो चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो साथ रखी हुई कॉइल में से भी पास करेगा, उसमें भी चला जाएगा। पीछे म्यूचुअल इंडक्शन में यही नहीं पढ़ा के आ रहे
कि प्राइमरी कॉइल में आप छेड़पंगा कर रहे थे, करंट की वैल्यू को ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड वही साथ रखी हुई सेकेंडरी कॉइल में से भी पास कर रहा था, तो चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा कर रहा था? ईएमएफ। तो जहाँ ईएमएफ होता है वहाँ इंड्यूस करंट भी होता है। यही बात पढ़ा के आ रहा हूँ ना प्रीवियस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे भी देखें, चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से गया, आयरन कोर से पास करता हुआ किस में आ गया? सेकेंडरी कॉइल में। अब इसी सेकेंडरी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा कर देगा? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वहां इंड्यूस करंट भी होगा। तो इसका मतलब यहां सेकेंडरी पे क्या मिल गई? आउटपुट मिल गई। यहां पे क्या मिल गई डियर स्टूडेंट्स? आउटपुट मिल गई। यहां आपको क्या मिल गई? आउटपुट मिल गई। देखिए छेड़पंगा तो आप कर रहे हैं ना इधर, लेकिन सेकेंडरी पे आपको आउटपुट मिल गई। और उस आउटपुट वोल्टेज को आप शो करते हैं VS से, सेकेंडरी की वोल्टेज, और प्राइमरी की जो वोल्टेज होगी उसको डिनोट करेंगे VP से। सही है जी। और इसी VS को स्टूडेंट्स आप V0 भी लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज। क्लियर? ये थी सिंपल सी डायग्राम। यही जो मैंने आपको समझाया ना, ये आप अपने वर्डिंग में यहाँ लिख देंगे तो यही वर्किंग है। डायग्राम क्लियर है जी। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो आपको प्राइमरी कॉइल के ये लूप्स नजर आ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन कौन से? प्राइमरी के, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। N से नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, किसके? प्राइमरी कॉइल के। और इस साइड पे देखेंगे तो ये सेकेंडरी के आपको लूप्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के, उसको शो करेंगे NS से। क्लियर जी? कोई मसला? देख लें, डायग्राम सारी समझा दी। अब आप इसको अपने अल्फाज में मेंशन कर दें। क्या लिखेंगे? देखें ज़रा। व्हेन प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ AC वोल्टेज। प्राइमरी कॉइल को आपने AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। सही है जी। AC सोर्स का मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स, चेंजेबल। द चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट चेंज हो रहा है जब इस कॉइल में से पास करेगा तो यहाँ पे क्या पैदा कर देगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में। तो ये देखें, विच इज कैरीड थ्रू द कोर टू द सेकेंडरी कॉइल। कोर के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएगा चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? सेकेंडरी में। अब क्या करेगा? द चेंजिंग फील्ड इंड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग EMF। यही सेकेंडरी में जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये पैदा कर देगा EMF, अल्टरनेटिंग EMF। और अल्टरनेटिंग EMF तो यहाँ पे इंड्यूस करंट भी होगा। इसका मतलब आपको आउटपुट मिल गई है। ये था ट्रांसफार्मर। टॉपिक खत्म। ठीक है, तो इस तरह थ्योरी मेंशन करते जाएंगे, आपका लॉन्ग सेट होता जाएगा। अब अगला पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ NP की, NS की, नंबर ऑफ टर्न्स की, इसकी रेशो आपसे पूछी जा सकती है। तो फार्मूला भी आपको आना चाहिए और साथ में MCQ भी बन के ये आपसे पूछा जा सकता है। तो MCQs भी यहीं पे क्लियर कर लेना, बताता हूँ। पहले आप मेरी बात गौर से सुने। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होती है? लफ्ज मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ लिखा हुआ है टर्न्स रेशो। दोनों में डिफरेंट, बहुत दोनों में डिफरेंस है, समझिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जब पूछे तो वो होती है NS ओवर NP। ये रेशो बन गई नंबर ऑफ टर्न्स की। ये बराबर होगी VS ओवर VP इसके। ठीक है, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। और इसके साथ आप एक और रेशो भी याद रख लें और वो है करंट की, वो होगी IP ओवर IS। यहां काम उलट हो जाएगा। अब देखें, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पे अगर ज्यादा हैं तो फिर सेकेंडरी पे वोल्टेज भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। ठीक है, इसी के साथ दूसरी बात ये भी याद रखें कि अगर प्राइमरी की वोल्टेज आप बढ़ाते हैं तो फिर सेकेंडरी पे भी वोल्टेज ज्यादा होगी। तो इसका मतलब प्राइमरी की वोल्टेज का रिलेशन सेकेंडरी की वोल्टेज के साथ क्या है? डायरेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात बड़ी खतरनाक है कि अगर सेकेंडरी पे वोल्टेज ज्यादा है तो फिर याद रखिएगा सेकेंडरी पे करंट क्या हो जाएगा? कम। स्टूडेंट्स अजानों का टाइम था, बीच में भी अजानें हो रही थी, तो हमने एक अजान पूरी तवज्जो से सुन ली, अब हम लिहाजा बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज अगर ज़्यादा होगी, सेकेंडरी पे वोल्टेज बढ़ेगी तो सेकेंडरी पे करंट की वैल्यू कम होगी। मतलब वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशन इन्वर्स रहेगा, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ रिलेशन क्या रहेगा? डायरेक्ट रहेगा। अब ये बात आप देख सकते हैं बुक की डायग्राम में। डायग्राम पे गौर करें, जहाँ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की डायग्राम बनी हुई है ना राइट साइड पे, साइड इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पे वैल्यूज़ पे गौर करें। जहाँ पे सेकेंडरी की वोल्टेज की वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो ज़्यादा है, उसी सेकेंडरी पे करंट की वैल्यू देखें कम है प्राइमरी से। चेक करें ज़रा। तो इस तरह से एक आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का
ये फार्मूला याद रखेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और टर्न्स रेशो में फ़र्क क्या है? देखो टर्न्स रेशो में ना, टर्न्स रेशो होती है NS/NP भी हो सकती है, या फिर आप इसको NP/NS भी लिख सकते हैं। टर्न्स रेशो में NP/NS भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होगी ना, वो हमेशा NS/NP ही रहेगी। ये दोनों में फ़र्क है। बात क्लियर हुई? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये फार्मूले याद रखिएगा, यहां से आपसे MCQ पूछे जाएंगे लाजमी। क्लियर जी? अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चों का, जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनका एक क्वेश्चन होता है, सर हम तो पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले चैप्टर में कि V का रिलेशन I के साथ डायरेक्ट होता है ओहम लॉ के अकॉर्डिंग, कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी कि वो कहते हैं सर जी हम तो पीछे पढ़ के हैं अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V के बढ़ने से I बढ़ेगा। सर आज तो आप कह रहे हैं कि V के बढ़ने से करंट कम होगा। देखें सेकेंडरी पे अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो सेकेंडरी पे करंट कम हो जाएगा। सर ये क्या चक्कर है? ओहम लॉ खराब हो रहा है, यहाँ पे फेल हो गया है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे ना एक चीज़ चेक कीजिएगा, जो एक्चुअल चीज़ है ना वो ये है, समझें इसको। पावर का यहाँ पे लिख रहा हूँ, पावर का फार्मूला होता है V मल्टीप्लाई बाय I। अब ट्रांसफार्मर के केस में ना यहाँ पे पावर क्या है? पावर है यहाँ पे कांस्टेंट। पावर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। अब पावर कांस्टेंट है तो हम इन दो चीज़ों को आपस में देखेंगे। तो ये क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। मतलब अगर V बढ़ेगा तो I क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशन क्या होगा? इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कांस्टेंट है। क्लियर जी? तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होगी। ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे मेंशन करूँ जी? जगह तो है नहीं, यहाँ लिख दूँ, यानी कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। सही है जी? यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। चलें जी आगे चलते हैं। ये चीज़ें सारी क्लियर होगी, डिटेल में बता दी। अब आ जाए टाइप्स की तरफ। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की टाइप्स। तो 2 टाइप्स होंगी, नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर और नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है और यहाँ से MCQ भी आएंगे। अब MCQs भी गौर से सुनिएगा, समझिएगा, आसान करके समझा रहा हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होगा कि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से क्या होंगे? कम होंगे। तो यहाँ पे देखें 2 लूप्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखें 4 लूप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? यहाँ पे याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी पे क्या है? कम। यहाँ सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज़्यादा। इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसमें अगली बात याद रखिएगा, वो है डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज की, कि VS सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द प्राइमरी। प्राइमरी पे वोल्टेज कम होगी, सेकेंडरी पे वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखें MCQ भी बन गया, याद भी हो गया आसान करके। डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं क्या? कि इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज देन ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिंपल, आप अपने अल्फाज में जिस तरह मर्जी लिख दें। ठीक है कि सेकेंडरी की वोल्टेज अगर प्राइमरी की वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो ये टाइप होगी ट्रांसफार्मर की स्टेप अप। क्लियर? अब इसी के साथ अगली बात क्या याद रखेंगे? वो याद रखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से। किस में? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। क्लियर? लेकिन करंट का रिलेशन तो यहाँ से क्या होता है? इनवर्स। तो फिर आप क्या लिखेंगे कि सेकेंडरी की वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो सेकेंडरी पे करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा प्राइमरी से। तो ये 3 बातें आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर में याद रख लेनी है। यहाँ से MCQ कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? अब आखिरी इंपॉर्टेंट MCQ बता रहा हूँ इसी केस में रहते हुए, वो है टर्न्स रेशो का। ये रेशो पढ़ी है ना, टर्न्स रेशो, तो इसका भी पूछ सकता है ना स्टेप अप में। तो फिर याद रखिएगा, जो आपके पास टर्न्स रेशो होगी NS/NP, वो ग्रेटर देन होगी 1 से। वो आपसे पता है MCQ में कैसे पूछेगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो होती है ये लेस देन होती है 1, इक्वल टू 1,
ग्रेटर देन 1 या नन, इस तरह से एमसीक्यूज पूछ सकता है, या इनफिनाइट, ये ऑप्शंस बन के आएंगे। तो आपने याद रख लेना टर्न्स रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में। तो देखें ये 4 एमसीक्यू भी बन गए और डेफिनेशन भी बन गई। डेफिनेशन क्या बताइए अभी कि वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल, देन ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए अपने अल्फाज में लिखते जाए, शाबाश लिख लें इसको बैठ के, ठीक है जी। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कहानी खत्म, और डायग्राम भी बनाएंगे, सेकेंडरी पे टर्न ज्यादा, प्राइमरी पे कम, बस इतना याद करना था। देखें हर एक चीज आपको इंशाल्लाह तैयार करवा देंगे। अब आ जाए सेकंड टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें भी आपने याद रखना है, ये इसकी डायग्राम होगी। प्राइमरी कॉइल पे आप देखें नंबर ऑफ टर्न्स अब ज्यादा हैं, सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम, यानी कि NP जो है ये अब ज्यादा हैं, जो NS हैं ये अब क्या है, कम। इसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें पहली चीज क्या याद रखेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे कि सेकेंडरी पे वोल्टेज क्या मिलेगी, कम, तो सेकेंडरी की वोल्टेज लेस देन प्राइमरी की वोल्टेज, यानी कि प्राइमरी पे वोल्टेज ज्यादा होगी ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। तो देखें नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन V के साथ क्या है, डायरेक्ट। तो प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा हैं तो वोल्टेज भी प्राइमरी पे क्या होगी, ग्रेटर होगी VS से। क्लियर। फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स का भी लिख लें यहाँ पे, NP ग्रेटर देन NS, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की निशानी है। उसके बाद करंट, अब करंट का रिलेशन क्या हो जाएगा इसके उलट, यानी कि IS ग्रेटर देन IP। लो जी, वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशन इनवर्स है, यहाँ VS छोटा है, यहाँ IS बड़ा है, तो रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स। अब आ जाए यहाँ पे इसी तरह का एक MCQ कि टर्न्स रेशो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होंगी, तो फिर लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, इस तरह ऑप्शन बनेगी। तो फिर आप याद रख लें यहाँ पे टर्न्स रेशो जो होगी NS/NP ये रहेगी लेस देन 1, ये 1 से हमेशा छोटी रहेगी टर्न्स रेशो, इसका आंसर 1 से लेस रहेगा। अब इसकी भी डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि इफ द इफ द वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन या स्मॉलर देन वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपनी वर्डिंग दोबारा सुन ले, इफ द वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल स्मॉलर देन या इज लेस देन वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल देन इज सेड टू बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर। तो इस तरह अपनी वर्डिंग में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, रट्टे ना लगाया करें, आप समझ लिया करें, फिर उसके बाद अपने अल्फाज में लिख दिया करें। लो जी, ये कहानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भी एंड। अब अगली बात फिर से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक एंड हो चुका है, अब है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आइडियल ट्रांसफार्मर में ये चीजें चक्कर नहीं चलते कि भी फलानी चीज कम फलानी चीज ज्यादा, बल्कि इसमें आपने याद रखना है कि जो आपके पास आउटपुट पावर होगी, आउटपुट पावर जो मैंने पिछले वहां पे MCQ बताया था, ठीक है, आउटपुट पावर आइडियल ट्रांसफार्मर में वो इनपुट पावर के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है, इनपुट पावर के इक्वल रहेगी। और दूसरी बात याद रखेंगे एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी की, फिर से अजानें हो रही हैं, एफिशिएंसी तो वो रहती है आइडियल ट्रांसफार्मर में 100%। 100% का मतलब है कि वो 1 रहती है। तो ये देखें यहां पे आप आंसर लिखेंगे 1, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 1 के इक्वल होती है। ये आपसे MCQ में पूछ सकता है, ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपके इंपॉर्टेंट है MCQs। क्लियर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता पावर का, जितनी इनपुट पावर होती है वही आपको आउटपुट पावर मिलती है, तो कोई लॉस नहीं होता। जबकि जो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर उसमें पावर का लॉस होता है। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है बस। और उसके बाद है रियल ट्रांसफार्मर, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो रियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर हमेशा लेस होगी इनपुट पावर से। ये जो हमने आपको MCQ बताया था ना, ये आइडियल सिचुएशन में बताया था। आपने याद रखना है कि रियल ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें आउटपुट पावर लेस देन होगी इनपुट पावर से, हमेशा आउटपुट पावर कम मिलेगी। ये कैसे हो सकता है कि जितनी इनपुट दें उतनी ही आपको आउटपुट मिले? ये हो सकता है रियल में? नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल सिचुएशन में हो सकता है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर रहेगी, लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकल जब भी आप करेंगे तो जो मर्जी ट्रांसफार्मर आप ले हैं ट्रांसफार्मर, तो उसमें आउटपुट पावर हमेशा लेस देन होगी इनपुट पावर से। और एफिशिएंसी क्या रहेगी? वो 100% से लेस रहेगी। कभी भी किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती प्रैक्टिकल लाइफ।
तो इसीलिए एफिशिएंसी क्या रहेगी, 100% से हमेशा लेस रहेगी। आइडियल सिचुएशन होगी तो फिर एफिशिएंसी 100% रहेगी, वो बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो इस तरह ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अब भी ट्रांसफार्मर का टॉपिक खत्म, लेकिन ट्रांसफार्मर को हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर याद रखिएगा यूजेज में कि इसको हम चार्जर, जो आप मोबाइल का चार्जर यूज़ करते हैं, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पीछे से तो 220 वोल्टेज आ रही है, 230 220, ये तो उड़ा के रख देगी आपके मोबाइल की बैटरी को, है ना। तो फिर इस वोल्टेज को कम करना है, तो फिर अंदर लगा होता है चार्जर के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो वोल्टेज को कम कर देता है। स्टेप डाउन में देखें क्या था, स्टेप डाउन पे सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम। इसी तरह आप कंप्यूटर में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ऑडियो इक्विपमेंट जो भी हैं, इनमें भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल जितने यूजेज हैं आप 2-3 मेंशन कर दीजिएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये आ जाए तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक ट्रांसफार्मर की डिटेल में डिस्कशन। इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको बैठ के गौर से देखें, नोट करें।